हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम। मेरा नाम सारिका कुमारी है और आज मैं इस वीडियो में केमिकल चेंज के बारे में बताऊंगी। मेरे पिछले वीडियो में मैंने फिजिकल चेंज के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं केमिकल चेंज के बारे में बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज को जानने से पहले थोड़ा मैं कुछ इंट्रो करवा दूँ कि आए दिन केमिकल चेंजेस बहुत सारे होते हैं जो आप ऑब्ज़र्व भी करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा सब्सटेंस है, जब किसी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस से मिलना, या तो यूँ कहें कि जब कोई भी ऐसा सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से मिलकर कुछ नया सब्सटेंस बनाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लोहे में जंग लगना, ये केमिकल चेंज है। अगरबत्ती का जलना, ये केमिकल चेंज है। दूध का फटना, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, आग का जलना, ये केमिकल चेंज है। तो ये सारे चेंजेस आप ज़रूर देखते होंगे। तो इन सब चीज़ के बारे में मैं आज बताऊंगी, कुछ एक्टिविटी के थ्रू भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स मेरे वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, वीडियो को बीच में ना छोड़ें। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फिजिकल चेंज के बारे में नहीं जाना, नहीं पढ़ा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूँगी, आप देख लेना, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं स्टार्ट करती हूँ केमिकल चेंज के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें, ज़रूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करूँ? ओके, स्टार्ट करती हूँ। Chemical change, a change with which you are quite familiar is the rusting of iron। जैसे कि लोहे में जो जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति क्या है? परिचित है। आप इस चीज़ से क्या है? फेमिलियर हैं, आप इसको जानते हैं। ओके, इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम्स इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सबस्टेंस। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले छोड़ देते हैं तो इस पर क्या होता है? भूरे रंग का एक परत बैठ जाता है। ठीक है, परत जम जाता है। ओके, तो ये तो आप देखते ही हो। दिस सबस्टेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो इस सबस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। ठीक है, जंग कहलाता है और इस प्रोसेस को जंग लगना कहलाता है। ओके, दैट्स क्लियर। आयरन गेट्स और पार्क और फार्मलैंड, आयरन बेंचेस कीप इन लॉन एंड गार्डन्स। जैसे कि पार्क में या लॉन में, इस सब जगह पे लोहे के दरवाजे, बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे जो होती हैं, फिर बेंच भी हो, लोहे की जो बेंच होती है, लोहे की बहुत सारी ऐसे सामान होती है जो क्या होती है? खुली रह जाती हैं। ठीक है, जो खुली रह जाती है तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। जैसे कि सपोज दैट आप गैरेज देखते होंगे, गैरेज में बहुत सारे लोहे के सामान होते हैं, कुछ टूटे फूटे लोहे के सामान होते हैं, कुछ अच्छे सामान भी होते हैं, लेकिन जब उसे आप खुला छोड़ देते हैं तो उस पर एक जंग लग जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे कि घर में कुछ रखी कुल्हाड़ी होती है, हमर होती है, हथौड़ा होता है, तो ये सब सारी चीज़ को अगर आप खुले में छोड़ देंगे, यानी एयर के कांटेक्ट में छोड़ देंगे, तो उसमें क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। ठीक है, इस चीज़ से आप भली भांति परिचित हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है, एट होम यू मस्ट हैव सीन स्लोप्स एंड स्पेट्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिखाया गया है, ये है रस्टिंग आयरन। देखिए ये सारे जो फिगर दिखाए गए हैं इसमें कितने सारे लोहे की चीज़ हैं। देखिए चेयर हैं, टूटी हुई चेयर हैं, गेट है, ग्रिल है, इतने सारे चीज़ें, लेकिन सारे चीज़ क्या है? सारे में जंग लगा हुआ है क्योंकि ये खुले रखे हुए हैं। ठीक है, एटमोसफियर फॉर सम टाइम। जैसे कि आप क्या करते हैं? कुछ घर के सामान जो होते हैं लोहे के, आप उससे छोड़ देते हैं एटमोसफियर, यानी खुले में। यानी आप क्या करते हैं? आपके घर का बगीचा हुआ या कहीं बाहर का कोई एरिया हुआ, आप वहाँ पे उसे छोड़ देते हैं, उसे आप क्या करते हैं? घर के अंदर नहीं रखते हैं। तो क्या होता है उससे? वहाँ पे वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जैसे कभी बारिश होगी, वहाँ एयर है, खुला है, तो इसके कारण क्या होता है? उस सारे सामान में क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ठीक है, यानी वो लोहे के सामान में जंग लग जाता है। इन द किचन ए वेट आयरन पैन, तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। जैसे कि आप अपने किचन में देखिए, आपके रसोई घर में रोटी बनाने वाला एक तवा होता है। ठीक है,
अगर आप क्या करते हैं, उसे उस तवा को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है। रस्ट इज नॉट आयरन, रस्ट यानी जंग लोहा नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिस्पोजिट, मतलब ये आयरन जो होता है, ये जंग, ये दोनों चीज़ अलग अलग होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जंग क्या होता है, उस पदार्थ में यानी लोहा से भिन्न होता है जिस पर यह लगती है, ठीक है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म। तो हम लोग कंसीडर करते हैं, चलिए हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे परिवर्तन के बारे में विचार करेंगे जिससे क्या होती है, न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। इस केमिकल चेंज में हमने कहा कि केमिकल चेंज हमने क्या कहा, जैसे कि लोहे में जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना, ये सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। लेकिन पिछले वीडियो में हमने फिजिकल चेंज के बारे में बताया था। लेकिन मैं आपको रिव्यू करवा दूं कि फिजिकल चेंज में हमने क्या बताया था, कि फिजिकल चेंज में हमने बताया था कि उसमें कोई भी न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, किसी में न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे कि न्यू सबस्टांस कैसे बनते हैं इस केमिकल चेंज के कारण, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोस्ट्रेटेड बाय टीचर। ये टीचर के द्वारा क्या किए जाएंगे, डेमोस्ट्रेट किए जाएंगे, ठीक है, इंडिकेट किए जाएंगे, टीचर आपको बताएंगे, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो गया है, उसको सावधानी दी गई है, तो सावधानी को थोड़ा पढ़ ले। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम के जलते हुए फीता, मैग्नीशियम का एक फीता होता है, ठीक है, उसे क्या करना है, अगर आप उसे जलाते हैं तो उसे आपको लंबी अवधि तक नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन या फीता को आप जला रहे हो, ठीक है, तो द टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रंस नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। जैसे कि मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की तार जो होती है उसे लंबी अवधि तक देखना क्या होता है, हार्मफुल होता है। इसे टीचर्स को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक ना देखें। कोई बच्चे क्या होता है, टकटकी लगा कर देखते हैं, गौर से देखते हैं कि ये कैसा जल रहा है, तो उसे नहीं देखना है। देखने से क्या होगा, आपकी आंखों पे इफेक्ट पहुंचेगा, ठीक है। तो ये सावधानी आपको बरतना है क्योंकि मैग्नीशियम का यहाँ पे यूज़ होगा, तो इसे जलाने से पहले आपको सावधानी बरतना है, ठीक है। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। आपको यहाँ क्या करना है, मैग्नीशियम की पतली पट्टी लेनी है या तार का एक टुकड़ा लेना है, मैग्नीशियम के तार का टुकड़ा लेना है, ठीक है। क्लीन इट टिप विथ सैंड पेपर। आपको क्या करना है, उस मैग्नीशियम के तार के ऊपर में उसके ऊपर वाले पार्ट को सैंड पेपर से साफ़ कर लेना है, ठीक है। सैंड पेपर मार्केट में मिलते हैं, वो थोड़े खुरदरे होते हैं। उससे क्या होता है कि अगर मैग्नीशियम के तार में कुछ लगे हुए हैं तो उस सैंड पेपर से उसे साफ़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है, ठीक है, और उसके रिबन के ऊपर वाले पार्ट को सैंड पेपर से साफ़ कर लेना है। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम। अब क्या करना है, आपको उस मैग्नीशियम को कैंडल के पास लेके जाना है, यानी कि जिस टिप को आपने साफ किया उस टिप को क्या करना है, आपको कैंडल के पास लेकर के जाना है, ठीक है। इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। जैसे आप उस मैग्नीशियम के फीते को उस कैंडल के पास लेके जाते हैं, कैंडल के फ्लेम के पास, तो वो मैग्नीशियम का फीता जल जाता है, और जैसे जलता है तो वो वाइट कलर का लाइट देता है, बहुत ज़्यादा वाइट कलर का लाइट देता है, ठीक है। When it is completely burned, it leave behind a powdery ash। जब ये मैग्नीशियम का फीता पूरा अच्छे से जल जाता है तो आप देखिएगा कि लास्ट में क्या होता है, राख निकलती है, पाउडर जैसा राख निकलता है, क्योंकि वो फीता जल चुका है और वो राख निकलता है। मान लीजिए ये फीता है, ठीक है, इसका फीता का ऊपर वाला टिप हमने साफ़ किया और इसे कैंडल के पास हमने जला दिया, तो ये पूरी तरह से जल गया। जलने के बाद पूरा ऐश यानी कि यहाँ पे पूरा राख बन गया, ठीक है, पाउडर जैसा। डज द एस लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये जो एस है फिर क्या मैग्नीशियम की तरह दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम का फीता तो जल चुका है और वो राख बन गया है, ठीक है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए। कैसे चेंजेस हुए, देखिए, मैग्नीशियम के फीते को जब जलाया गया तो मैग्नीशियम का फीता लाइट, बहुत वाइट कलर का लाइट प्रोड्यूस किया, ठीक है, और वो जलने के बाद वो राख बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या
कोई नया सब्सटेंस बना। यस, यहाँ पर क्यों नया सब्सटेंस बना, जलने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट निकला, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम था जो हमने बताया, प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो उसे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे एयर में क्या, हमारे एयर में ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है। जब आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन रहेगा। तो जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। ये जो आप Mg देख रहे हैं ये केमिकल फार्मूला है मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का O2 केमिकल फार्मूला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ये केमिकल फार्मूला है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये न्यू सब्सटेंस बना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये पहले था, ठीक है, जब इसको हमने जलाया तो नया सब्सटेंस का प्रोडक्शन हुआ, यानी प्रोडक्ट के रूप में हमने ये पाया। तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नाउ द इक्वेशंस हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, आप मैथ्स पढ़ते हो तो ये मैथ वाले इक्वेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया गया है कि ये जो एरो है, ये जो एरो है, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है, यानी कि एरो से हम ये इंडिकेट करेंगे कि हमने कुछ नया सब्सटेंस बनाया, ठीक है। और यहाँ बताया गया है कि आपको इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना है। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग सिस्टम होता है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश नहीं करना है। जब आप हायर क्लास जाओगे तो आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। बस आपको अब यहाँ जानना है कि आपने जो सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बनाया प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या करना है, कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब उस एस को यानी उस राख को, मैग्नीशियम की जली हुई राख को क्या करना है, कलेक्ट करना है और उसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी मिलाना है, ठीक है। स्टायर द मिक्सचर एक्वस सोल्यूशन वेल। अब आपको उस मिक्सचर को दोनों को मिला के अच्छे से उसको मिला देना, स्टायर कर देना, मिलाना है, ठीक है। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब आपको क्या करना है, उस मिक्सचर को टेस्ट करना है। किस पे टेस्ट करना है, ब्लू और रेड लिटमस पेपर पे। ब्लू और रेड लिटमस पेपर के बारे में हमने चैप्टर 5 में बताया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो वो चैप्टर आप देख लेंगे वीडियो में। तो आपको क्या करना है, उस मिक्सचर को टेस्ट करना है ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर में, फिर देखना कि होता क्या है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो क्या ये जो मिक्सचर है ये रेड लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्या ये मिक्सचर नीले लिटमस को रेड कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। तो इस टेस्ट के आधार पर आप इस सॉल्यूशन को किस रूप में क्लासीफाई करेंगे, एसिडिक रूप में या बेसिक रूप में। आपने ये दोनों टेस्ट किया तो उसमें आपने क्या पाया, एसिडिक पाया कि बेसिक पाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस। अब क्या करना है, जैसे देखिए, ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर, जो आपने जिस पदार्थ को, जिस सब्सटेंस को क्या किया था, यानी एस को वाटर में डिजॉल्व किया था, तो उससे क्या बना, नया सब्सटेंस बना। तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम लोग इसे इक्वेशन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये न्यू सब्सटेंस बना था प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, वाटर के साथ मिलाएंगे। अब नया सब्सटेंस जो बना उसको हम क्या करेंगे, अब वाटर के साथ मिक्स करेंगे। वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो फिर एरो दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए इस जगह एरो। अब एरो के बाद आपको पता है कि जब एरो देंगे उसके बाद वाला चीज़ क्या होता है, प्रोडक्ट का बनना होता है, ठीक है, यही इंडिकेट करता है एरो। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर दोनों को जब हम मिक्स किए फिर नया प्रोडक्ट बना। उस नया प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, ठीक है। तो आप ही समझ गए होंगे। तो देखिए, उससे भी नया सब्सटेंस बना, यानी और इसको भी हमने जब वाटर के साथ मिलाया मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो इससे भी क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी ये भी एक नया सब्सटेंस है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, केमिकल चेंज को, ठीक है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर 5, आप
मतलब चैप्टर 5 में ये सब पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है, एक क्षार है, ठीक है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज न्यू सबस्टांस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम क्या है, हमने ये क्या बताया आपको कि जैसा कि आप चैप्टर 5 में पढ़े हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सबस्टांस है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया सबस्टांस है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर से घोलेंगे, वाटर के साथ, यानी कि वाटर के साथ घोलेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नया सबस्टांस बनेगा। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। ये क्या है, केमिकल चेंज है। नाउ सबस्टांस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो आपको पता चल गया कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको हम क्या किए थे, जल के साथ घोले थे, यानी जल के साथ मिक्स किए थे, तो क्या बना था, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ टीचर, ठीक है। टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा। अब एक्टिविटी 6.7 में पढ़ेंगे। डिजॉल्व अबाउट ए टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रल या नीला थोथा इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और ए बीकर। आपको क्या करना है, कांच का एक ग्लास लेना है या कटोरा लेना है और चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर के उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट क्या करना है का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या करना है आपको, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। और उसमें क्या करना है आपको, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ बूंद डालना है, ठीक है, कुछ बूंदे डालना है। उसके बाद यू शुड गेट ए ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो आप क्या पाएंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो नीला रंग का हो गया, ठीक है। कैसे नीला रंग का हुआ कि आपको फिर से बता दूं मैं एक बार कि आपको क्या करना है, कांच का एक ग्लास लेना है या कटोरा लेना है, ठीक है, और चौड़े मुंह की बोतल में, ठीक है, लगभग, या चौड़ा मुंह का बोतल लेना है, तीनों में से आप किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट को मिलाना है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ बूंद मिला लेना है। जैसे आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें छींटते हैं, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो किस कलर का हो जाता है, वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बोतल। अब आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब या कांच की छोटी बोतल में क्या करना है, उस सॉल्यूशन का थोड़ा सा नमूना या थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन को बचा के रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेल और ए यूज सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, उसमें जो सॉल्यूशन आपने बचा के रखा था उसमें क्या करना, एक छोटी सी कील या जो कील होती है या कोई ब्लेड होता है, जो यूज़ किया हुआ ब्लेड होता है, आप जो सेविंग ब्लेड यूज़ करते हैं, ठीक है, या नेल वाला ब्लेड यूज़ करते हैं जिसे नेल काटते हैं या हम लोग सेविंग करते हैं, तो वो वाला ब्लेड को क्या करना है, उस सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, डाल देना है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद वेट फॉर हाफ एन आवर सो और सो। उसके बाद आपको क्या करना है, लगभग आधा घंटा तक आपको वेट करना है, ठीक है। कंपेयर इट विथ ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको उस सॉल्यूशन के कलर को ऑब्जर्व करना है कि आपने जब उस सेविंग ब्लेड को उस सॉल्यूशन में डाला तो क्या हुआ, आखिर उसका क्या चेंज हुआ, आखिर कुछ ऑब्जर्व तो करोगे आप, आखिर डालने का क्या मकसद है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उसका कलर को ऑब्जर्व करना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव सेपरेटली, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है जिस सॉल्यूशन को आपने घोला था उसमें से थोड़ा सा जो बचा के रखा था, ठीक है, और उस दोनों को मिला के देखना है कि दोनों में क्या अंतर है। आपने जो सॉल्यूशन शुरू में बनाया उसको देखना है और जिसमें शेष बचा हुआ था, जो बाकी बचा हुआ था रिमेनिंग सॉल्यूशन, उसमें आपने जो ब्लेड डाला था तो उसमें वो कलर देखना है। अब दोनों का कलर में कंपेयर करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट
ए न्यू सबस्टांस। तो यहाँ पे क्या हो गया, उस सबस्टांस का कलर ब्लू कलर का हो गया, ब्लू से ग्रीन कलर का हो गया, क्योंकि जब हमने कॉपर सल्फेट मिलाया था, ये सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया था, तो उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया था, नीला हो गया था, यानी ब्लू हो गया था। लेकिन जब उस सॉल्यूशन में हमने वो उस ब्लेड को डाला, जैसे ब्लेड को डाला और कुछ देर के बाद हमने ऑब्जर्व किया, तो उस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो वहाँ पे क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, नया सबस्टांस, नया आयरन सल्फेट, वो सॉल्यूशन क्या बन गया, आयरन सल्फेट, यानी न्यू सबस्टांस बना। तो दिस ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सबस्टांस वी कैन राइट द रिएक्शन एज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि हमने वो चीज़ डाला, तो आयरन सल्फेट के बनने का कारण होता है लोहे की जो कील होती है उस पर भूरा रंग का कॉपर या तांबे की क्या लाइनिंग होती है, उसमें लेयर होता है, जिसके कारण क्या होता है, नया सबस्टांस बन गया। ठीक है, इसलिए इसका कलर ग्रीन हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन के थ्रू, रिएक्शन के थ्रू हम इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ रिएक्शन है, हम रिएक्शन के थ्रू जानेंगे। जैसे कि देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, ब्लू प्लस आयरन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले क्या था, पहले ब्लू कलर का था। ब्लू कलर कब था, जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा मिलाया था, कुछ बूंदे मिलाया था, तो उसका कलर कॉपर सल्फेट का ब्लू हो गया था। तो जैसे हमने उसमें ऐड किया आयरन, यानी उस ब्लेड को ऐड किया, तो वो नया सबस्टेंस बनाया क्या, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, जो ग्रीन कलर का हो गया। दैट्स क्लियर स्टूडेंट, प्लस कॉपर। ठीक है, जो ब्राउन डिपॉजिट था। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था, कॉपर या तांबा का परत लगा हुआ था उस ब्लेड में। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। तो इससे क्या पता चला, केमिकल रिएक्शन, यानी नया सबस्टांस बना। तो ये पहचान है केमिकल रिएक्शन का। दैट्स क्लियर। इसे हम फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ कुछ फिगर यहाँ इसके फिगर दिखाए गए हैं। यहाँ पे है, देखिए, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका कलर ब्लू था। ठीक, जब इसको थोड़ा सा हमने अलग मात्रा में रखा, इसमें हमने ब्लेड मिलाया। देखिए, ब्लेड डालने से इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो क्या नया सबस्टेंस बना, आयरन सल्फेट, ग्रीनिश। देखिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विथ आयरन। तो यहाँ पे क्या हो गया, आयरन के साथ रिएक्शन कर लिया ये कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, आयरन सल्फेट बनाया। ठीक है, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। अब है नेक्स्ट, अब हम लोग एक्टिविटी 6.8 पढ़ेंगे। टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ विनीगर इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, किसी टेस्ट ट्यूब में लगभग 1 चम्मच विनीगर लेना है। ठीक है, विनीगर यानी एसिटिक एसिड। ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, और उसमें आपको थोड़ी सी मात्रा में, यानी 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाना है, यानी कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट। तो आपको एक बुदबुदाहट, एक साउंड सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। जैसे आप उस पर क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं उस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज सो इन फिगर 6.5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने नींबू के पानी से इसे गुजारना है, उसे पास करना है। तो फिगर 6.5 में दिखाए गए हैं। जैसे देखिए 6.5, ये फिगर 6.5 है ना, देखिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे फिगर में क्या लिखा हुआ है, सेट अप ए पास गैस थ्रू लाइम वाटर। देखिए यहाँ पे 2 क्या है, बीकर है, इसमें विनीगर प्लस बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसमें क्या है, लाइम वाटर है। ठीक है, जैसे लाइम वाटर डालते हैं तो इसमें क्या होता है, इस लाइम वाटर में इसे गुजारते हैं, उसको पास करते, देखिए इसको इस ट्यूब के थ्रू इसमें पास कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे कुछ बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बुलबुले, ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, What happened to the lime water? What happened to the lime water? ये जो लाइम वाटर है, चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है। जैसे आप चूने के पानी में उसे गुजारते हैं तो आखिर होता क्या है,
और चूने का पानी कैसे बनता है आप चैप्टर 5 में हमने बता दिया है, ठीक है, आप उसे देख लेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ से 6.8 एक्टिविटी लाइम वाटर का आपको बताना है कि डू यू सी एनी चेंज इन कलर सॉल्यूशन, तो क्या उस सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। तो ब्लेड का था, चलिए यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि चूने के जो पानी होते हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम लोग इसे एक इक्वेशन के थ्रू समझेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनता है CaOH2, ठीक है। ये लाइम वाटर का ये केमिकल फार्मूला है और कार्बन डाइऑक्साइड का ये केमिकल फार्मूला है। जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो नया सब्सटेंस बनता है। वो कौन सा सब्सटेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी क्या है, एक रिएक्शन है, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच जो रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी की भी जो रिएक्शन हो रही है, तो उससे नया सब्सटेंस बन रहा है। वो सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस वाटर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। यानी कि अभी अभी हमने बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर से पास करेंगे, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसका नाम है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। तो यहाँ पे जो लाइम वाटर है, चूने का पानी है, पूरा वाइट हो जाता है, ठीक है, मिल्की हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी क्या होता है, मिल्की हो जाता है। और चूने का पानी का मिल्की हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है, एक मानक टेस्ट है, ठीक है। You will use in chapter 10 to show that the air we breathe out in rich in carbon dioxide। आप इसका जो उपयोग है, इसका यूज़ चैप्टर 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जो हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, कितनी अधिक होती है। तो हम लोग ये चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। ओके, इन एक्टिविटी 6.8 you saw that in exchange one or more new substances were formed। एक्टिविटी 6.6 से एक्टिविटी 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक चेंजेस में एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बने थे, ठीक है। इन एक्टिविटी 6.6 द एस वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न्ड इन एयर, ठीक है। तो एक्टिविटी 6.6 में मैग्नीशियम को जलाने पर बनने वाले एस एक नया पदार्थ था, एक नया सब्सटेंस था। ओके, इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। यहाँ पे जब एक्टिविटी 6.7 में आपने क्या पढ़ा कि कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ रिएक्शन से क्या हुआ, आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। तो ये सारे चीज़ को देख के क्या पता चला कि न्यू सब्सटेंस बने, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट, विथ आयरन प्रोड्यूस बोथ ऑफ दिस आर न्यू सब्सटेंसेस। तो ये सारे चीज़ जो बने वो क्या बने थे, नए सब्सटेंस बने थे, ठीक है। कॉपर वाज डिस्पोजिड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, ठीक है। उसके बाद जो क्या हुआ था कि कॉपर जो थे वो लोहे के ब्लेड पर क्या थे, डिस्पोजिट थे, ठीक है। इन एक्टिविटी 6.8 विनीगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। 6.8 में आपने देखा कि विनीगर और खाने के सोडा यानी कि बेकिंग सोडा की रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिससे चूने का जो पानी था, ठीक है, वो क्या हो गया, मिल्की हो गया, ठीक है। लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। कैन यू नेम सबस्टेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन।
क्या आप इस अभिक्रिया में या इस रिएक्शन में बनने वाले नए सब्सटेंस का नाम बता सकते हैं? नेक्स्ट है, अब जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, इतने जानने के बाद अब आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, और आपको हमको सम श्योर हैं या कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ओके, जैसे कि ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। मतलब ये केमिकल चेंज एक ऐसा परिवर्तन है, एक ऐसा चेंज है जिसमें एक या अथवा एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, एक केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट है, केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ये केमिकल चेंजेस जो होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी नए सब्सटेंस होते हैं वो केमिकल चेंजेस के कारण ही बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में हम लोग जो फूड को खाते हैं, फूड का जो डाइजेशन होता है, ये भी एक केमिकल चेंज को इंडिकेट करता है। ठीक है, रैपिंग इन फ्रूट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है कि केमिकल चेंज को इंडिकेट करता है। फ्रूट्स जो होते हैं, जो चीज़ हम लोग खाते हैं, ठीक है, या कोई भी फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन होता है ग्रेप्स का जैसे कि वाइन बनता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ क्या है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। तो ये सारे क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ए मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मेडिसिन बनते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंजेस का उदाहरण है। ठीक है, यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स। इसकी नए नए हम लोग मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे प्लास्टिक्स बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं, यानी कि कपड़े धोने वाले साबुन, सर्फ, ये सब सारे डिटर्जेंट हैं। तो ये सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल रिएक्शन के कारण प्रोड्यूस होते हैं। अगर मान लीजिए ये सारे चीज़ बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, तो वहाँ पे विदाउट केमिकल रिएक्शन की सब चीज़ को नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। Indeed, every new material is discovered by studying chemical reaction। तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी नए सब्सटेंस होते हैं उसको बनाने से पहले उसका केमिकल रिएक्शन किया जाता है। ठीक है, यानी कि नए सब्सटेंस की खोज जो हुई है वो केमिकल चेंजेस का स्टडी करके ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट we have seen that one or more new substances are produced in chemical changes। जैसे कि हम लोग क्या करें, हम लोग ने देखा कि केमिकल चेंजेस में एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बने। ठीक है, उसके बाद इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में एक कंपनी एक केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो नए प्रोडक्ट बना, ठीक है, उसके अतिरिक्त जो होते हैं उसमें केमिकल चेंजेस भी आए। बहुत सारी ऐसे क्या होती, मतलब कि कुछ इवेंट भी हुए, कुछ घटनाएं घटी। ठीक है, केमिकल चेंजेस जब हुआ तो कुछ ना कुछ हमें पता चला कि आखिर ये केमिकल चेंजेस कैसे हुआ, हमें क्या पता चला, कैसे पता चला, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस, यानी अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। जैसे कि हीट जो होती है, ठीक है, उसमें लाइट, ठीक है, या किसी दूसरे प्रकार का रेडिएशन। तो ये सारे जो होते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, ये सब एब्जॉर्ब किए जाते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब भी होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन में तो यहाँ क्या होता है कि ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इज केमिकल रिएक्शन। इसे पता चल गया। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस एनर्जी जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड। तो ये सब सारे जो होते हैं तो हमें पता चलता है कि उससे हीट निकल रही है। ठीक है, हीट निकल रही है। ठीक है, उसके बाद क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है। उसके बाद क्या निकल रहा है, उसका साउंड निकल रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, कोई सब्सटेंस है, आप उसे डाल रहे हैं उस पर, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हीट निकलता है, साउंड आवाज़, मतलब आवाज़ आती है। ठीक है, फिर लाइट का प्रोडक्शन होता है। तो ये सारे क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है साउंड में भी प्रोड्यूस होता है। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। इसमें क्या होता है, हमें स्मेल भी मिलता है, हमें गंध में
ये गंध में कुछ चेंजेस होते हैं। कोई चीज़ नया सब्सटेंस बनाए तो पहले का गंध और जो नया सब्सटेंस बना उसका गंध, दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है। एक कलर चेंज में टेक प्लेस, यहाँ पे क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन आते हैं। ठीक है। एक गैस में भी फॉर्म, किसी गैस का भी बनना, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स, हम इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। ठीक है। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल वुड लिव्स इज ऑल्सो केमिकल चेंजेस, यहाँ कोयला है, लकड़ी है और बहुत सारी पत्तियाँ हैं, ये सब जलती है तो यहाँ भी क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज, इनफैक्ट वास्तव में जितने भी जलने वाली चीज़ हैं, जितने भी जलने वाले सब्सटेंस हैं वो सारे केमिकल चेंज हैं। ठीक है, एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग इज ऑलवेज accompanied बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी कि जितने भी जलने वाले चीज़ हैं वो हमेशा क्या करते हैं, हीट को प्रोडक्ट करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो जलेंगे तो हीट निकलेगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोशन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। एक्सप्लोशन यानी जो हम लोग जलाते हैं, पटाखे को जलाते हैं। ठीक है, पटाखे को जलाना, विस्फोट होना, ये सब क्या है, एक केमिकल चेंजेस है। यू नो डैट सच एन एक्सप्लोशन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पॉल्यूट द एटमोसफियर। इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि ऐसे पटाखे जो होते हैं, ऐसे एक्सप्लोशन जो होते हैं, उससे क्या होता है, क्या निकलता है, हीट निकलता है, लाइट निकलती है, साउंड निकलता है और अनप्लीजेंट गैसेस, जो गैस आपको पसंद नहीं है, जिसे आप स्मेल नहीं कर सकते, वो सारी गैसेस निकलती है और ये हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है, यानी गंदा करती है। ठीक है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स, इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस ए foul स्मेल, सेल वी कॉल दैट चेंज इज केमिकल चेंज। जब आप किसी फूड को, यानी कोई फूड है उसका मटेरियल्स है, फूड मटेरियल्स को रखते हैं, वो जब बासी हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है, तो क्या होता है, वो सड़ गल जाती है, तो उसमें से कुछ गंदी स्मेल आती है। ठीक है, बहुत गंदी स्मेल, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो उससे जो गंदी चेंज आती है, क्या हम इस परिवर्तन को, इस चेंज को केमिकल चेंज कह सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कह सकते हैं। ठीक है। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई एप्पल को काटते हैं, जब हम एप्पल को काटते हैं और उसे आप तुरंत नहीं खाइए, तो देखिएगा जो एप्पल का कटा हुआ भाग है वहाँ पे ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने देखा है कि यदि सेब को काटने के बाद तुरंत ना खाया जाए तो उसके कटे हुए भाग पे या टुकड़े पे भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम्स। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो जब छोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एप्पल का कलर चेंज हो गया है, यानी उसमें उसका जो टुकड़ा है वो भूरा रंग का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। आपको यही सेम एक्टिविटी आलू में करना है और बैगन में करना है। ठीक है। The change of color in these cases in due to the formation of new substance are not these changes chemical changes। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है आप आलू में भी कर सकते हैं, बैगन के टुकड़े के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का जो चेंजेस होता है, कलर में जो चेंजेस आते हैं, वास्तव में किसी नए सब्सटेंस या सब्सटेंस के बनने के कारण होता है। तो क्या यह चेंजेस क्या केमिकल चेंजेस नहीं है? बिल्कुल ये केमिकल चेंजेस है, नहीं का सवाल ही नहीं उठता है। जब कलर चेंजेस हुआ तो केमिकल चेंजेस है। ठीक है। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विथ अ बेस, इज न्यूट्रलाइजेशन इज केमिकल चेंज। आपने चैप्टर 5 में आपने एसिड और जब बेस को मिलाया था तो क्या बना था, न्यूट्रलाइज्ड हो गया था वो। तो ये न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण, ये क्या एक केमिकल चेंज है? ठीक है, यस ये केमिकल चेंज है। यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टिव शेड दिए गए हैं तो इसे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे।
प्रोटेक्टिव शीट क्या है कि जैसे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर से आप लोग परिचित हैं। O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। ये ओजोन लेयर जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है, हमारे वातावरण में होते हैं। इट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। ये जो ओजोन लेयर है ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रे होती है वो सनलाइट से निकलती है, और ये सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट निकलती है तो इससे हमें ये ओजोन लेयर हमारे इन्वायरमेंट को बचाते हैं, ठीक है। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन द ऑक्सीजन। ये ओजोन क्या करते हैं, उस अल्ट्रावायलेट रे को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे तोड़ करके फिर ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं, ओके। ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन जो होता है वो ओजोन से बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ क्या बताया, O3 ओजोन का फॉर्मूला है, तो आपको लगेगा कि O3 और ओजोन, O का फॉर्मूला अलग होता है और O3 अलग होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और ओजोन दोनों अलग अलग चीज़ है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ओजोन ए केमिकल चेंज। तो क्या ओजोन का जो चेंजेस होता है ये केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज कह सकते हैं हम लोग इसको, यस कह सकते हैं, ठीक है। If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone acts as a natural shield against the radiation. यदि ओजोन द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रे है उसको अवशोषित नहीं किया जाए, एब्जॉर्ब नहीं किया जाए, तो पृथ्वी की सतह जो होती है, हमारे जो अर्थ का लेयर होता है वहाँ पे पहुँचकर हमें क्या करेंगे, हमें और बहुत सारे जीवों को, बहुत सारे एनिमल्स को हानि पहुँचाएंगे। तो ओजोन इस रेडिएशन से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक नेचुरल शेड यानी एक प्राकृतिक आवरण की तरह ये कार्य करती है ये ओजोन लेयर, ठीक है। एक नेचुरल शेड की तरह ये वर्क करती है, हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे जो बुझो है वो कह रहे हैं, वी लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स प्रोड्यूस कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे जो पूछो बोल रहे हैं कि चैप्टर 1 में हमने लर्न किया था, पढ़ा था कि डेट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस इज केमिकल चेंज। तो क्या ये जो प्लांट होते हैं ये अपना खाना क्या करते हैं, जो बनाते हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, तो क्या ये केमिकल चेंज हम कह सकते हैं इसे। तो पहली बोलती है, पहली सेड दैट इवन डाइजेशन इज केमिकल चेंज। तो पहली ने कहा कि डाइजेशन भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल चेंज है, तो वैसे ही डाइजेशन भी यानी खाना का पचना भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगी लोहे में जंग कैसे लगता है, ठीक है, लोहे में जंग कैसे लगता है और क्रिस्टलाइजेशन। ये 2 टॉपिक बची हुई है, इस 2 टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, पहले केमिकल चेंज के इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, ठीक है, और आप इसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि देखने के बाद छोड़ देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं जगाते। आपको इंटरेस्ट जगाना होगा, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे आपको फिर कैसे मन लगेगा पढ़ने में। तो मेरा कहना है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, अंत तक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी। अगर आप देखेंगे तभी तो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई, तो ऐसे ही फिर मैं वीडियो लेके आऊँगी, फिर अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।